हाय दोस्तों, ये है आपके साइंस का पेपर पैटर्न महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के अनुसार। इसमें आपको कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस होंगे। मार्किंग यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दी है। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी 2 सेक्शन में होगा, जिसमें प्रत्येक में 5-5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको 5 क्वेश्चन करते होंगे, 2 मार्क्स ईच, 10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर का। इस प्रकार से आपका ये पूरा 40 मार्क का पेपर है। आइए हम आज पेपर की तैयारी करेंगे क्वेश्चन वाइज। सबसे पहले हम आपको तैयार करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स के लिए। और ध्यान रखें, आपको इस सेट को देखने के बाद में 95% ये गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन फुल मार्क्स के लिए एग्जाम में मिलेंगे ही। तो ठीक है, बिना विलंब किए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या है। खाली स्थान है, इसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश के कारण किसी वस्तु में वृत्ताकार गति संभव है। माने कौन सी चीज़ है, कौन सा बल है जिसके कारण वृत्ताकार गति संभव है। वो बल है केंद्राभिमुख बल। क्वेश्चन क्या होगा, द डैश फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। जहाँ पर डैश फोर्स है वहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को डैश कहते हैं। माने आधुनिक आवर्त सारणी में 2 पंक्तियाँ हैं, एक कॉलम है, ऊर्ध्वाधर है, और एक 36 पंक्तियाँ हैं। तो 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? 36 पंक्तियों को कहते हैं आवर्त, पीरियड। आवर्त या पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य तेलों में ऑक्सीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, खाद्य तेलों में या भोजन में जब ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं बदबू। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फूड स्टफ इज कॉल्ड रैंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब में डैश का तार प्रयोग किया जाता है। डैश में क्या रहेगा, टंगस्टन। अ डैश वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जहाँ पर अ डैश वायर है, डैश में क्या करेंगे, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 5, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। हवा में व्याप्त नमी को कहते हैं। हवा में व्याप्त नमी को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में एक अत्यंत पतली पारदर्शक झिल्ली से प्रवेश करती हैं। इस झिल्ली का नाम क्या है? इस झिल्ली का नाम है स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? द लाइट इंटर्स द ह्यूमन आई थ्रू ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेफाइट डैश का अपरूप है। अपरूप माने दूसरा रूप। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट इज एन एलेक्ट्रोपी ऑफ द कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन कार्बन के बीच दोहरे बंध वाले यौगिक को क्या कहते हैं? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्केन। यहाँ पर क्या आंसर आपका आएगा? यहाँ पर आएगा अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच जब भी दोहरा बंध पाया जाएगा उसे हम अल्केन कहते हैं। जरा आप यहाँ देख लीजिए, बंध 3 प्रकार के हैं। ये है कार्बन कार्बन बीच इकहारा बंध, और ये है दोहरा बंध, ये है तिहरा बंध। तो
इसे इकाहरे बंध सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल को अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। आपका आंसर मिल गया होगा। कार्बन कार्बन के बीच दोहरे बंध को कहते हैं अल्कीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सोवियत रूस के द्वारा भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट was sent to space by सोवियत रूस was स्पुतनिक। ध्यान से इसको देख लेना। सोवियत रूस ने जो सबसे पहला उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में, उस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक। अब इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको इन शब्दों में जो दिए गए हैं नीचे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 11वें क्वेश्चन 5 सब क्वेश्चन हैं। इसमें आपको असंगत बताने हैं, ऑड मैन आउट बताने हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला है इंसेट, GSLV, GSAT, IRS। ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें असंगत क्या है? अब ध्यान देना। जहाँ पर यल लगा हुआ है, जहाँ पर यल GSLV, ये लॉन्चर है, माने ये लेकर के जाता है। बाकी के जो क्या है, बाकी के आपके उपग्रह हैं, सैटेलाइट है। तो असंगत क्या हो गया? GSLV। क्यों हो गया? ध्यान देना, क्यों हो गया? आपको ये ध्यान देना है कि इंसेट, GSAT, IRS ये सारे के सारे सैटेलाइट हैं, और जो GSLV है उन्हीं सैटेलाइट को ले जाने वाला साधन है। तो आपका ये GSLV यहाँ पर असंगत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, प्लास्टिक। रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, प्लास्टिक। अब इसमें असंगत क्या है? इसमें असंगत है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो मैन मेड है, मानव निर्मित है, जबकि रबर, प्रोटीन, सेलुलोज यह प्राकृतिक होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर C। KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2O वाटर है, NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। इसमें असंगत कौन है? अब ध्यान देना। बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता आयनिक बंध, एक सहसंयोजी बंध। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो H2O है ना, इसमें सहसंयोजी बंध होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जबकि KCl, MgO, NaCl इसमें आयनिक बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। असंगत आपको बताना है। एक्टोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या आता है? ये जो हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और मायोपिया, ये तीनों नेत्र दोष हैं, नेत्र में पाए जाने वाले दोष हैं। जबकि एक्टोपिया क्या होता है? वह किसी अंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अंग का अपभ्रंश बोलते हैं। इसलिए आपका एक्टोपिया जो है वह अलग है, असंगत है। अगला देखिए, नियॉन, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आर्गन। अब ये देखो, नियॉन जो है और क्रिप्टॉन, आर्गन ये 18वें समूह के तत्व हैं, जबकि ब्रोमीन हैलोजन है, इसलिए हैलोजन इसमें असंगत है, ऑड मैन आउट होता है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे 12th। क्षारीय धातुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्षारीय धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। अगर मृदा क्षारीय बोलूं तो आप 2 बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खाली स्थान ने तत्वों का वर्गीकरण और भौतिक रासायनिक गुणधर्म के आधार पे किया। वो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पे किया, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पे किया था? तो आपका वो नाम है मेंडलीव। द मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में है, प्रावस्था और उदासीन तारों के बीच डैश का विभवांतर होता है। प्रावस्था माने मेन तार जो होती है, द लाइव वायर बोलते हैं। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220
याद रखना 220 वोल्ट, यहाँ पर क्या होगा 220 वोल्ट होगा। प्रावस्था और उदासीन तारों के बीच में विभवांतर 220 का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऊष्मा की इकाई, द यूनिट ऑफ हीट, आप जानते हैं क्या होती है? जूल होती, जूल। क्यों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, तो कार्य की इकाई जूल है, ऊर्जा की इकाई जूल है, ऊष्मा की भी इकाई जूल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग नेक्स्ट में 17 में। 17 में आपको सहसंबंध लिखने हैं, को रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप ध्यान देखें, पूरा प्रश्न आपको आ जाएगा। पहला देखिए, इथेन का संबंध अल्केन से, इथेन अल्केन, इधर लिखा इथीन, तो इथीन का क्या होगा? अल्कीन। इथेन अल्केन, इथीन अल्कीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ते की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो टिन की परत चढ़ाने को क्या बोलेंगे? टिनिंग। यहाँ क्या लगेंगे? टिनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टार्च में अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है, टार्च में अवतल लेंस कॉन्केव लेंस होता है। तो बताइए भाई, साधारण सूक्ष्मदर्शी में क्या रहेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, तो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? ये होगा आपका श्रीहरिकोटा में। याद रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में होगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है। इसको देखकर आप बताना है इसमें कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो CaCO3 प्लस हीट इक्वल टू CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के आधार पर कीजिए, नहीं तो इसमें संयोग नहीं, इसमें अपघटन भी है, डिकम्पोजिशन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बन रहा है। तो ये एक हो गया क्या? डिकम्पोजिशन, अपघटन। लेकिन एक साथ और देखिए, यहाँ पर हीट दी गई है कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। और जब लेफ्ट हैंड साइड में या एरो के ऊपर जब हीट दिया जाता है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक, ऊष्माग्राही। अब यहाँ पर समझ लेना, अगर इस हीट को इसके ऊपर एरो के ऊपर दिया जाए या फिर यहाँ दिया जाए, तब तो आप ऊष्माग्राही एंडोथर्मिक बोलेंगे, और अगर इस साइड में दिया जाएगा तो एक्सोथर्मिक ऊष्मा उन्मोचक क्रिया बोलेंगे। चलिए, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर निर्माण होता है किसका? एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ ऑफ लाइट डैश इज फॉर्म। अब आपको पता है, अगर पारदर्शी माध्यम रखते हैं तो प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर हम अपारदर्शी रखेंगे, ओपेक रखेंगे, तो क्या होगा? छाया बनेगी। क्या बनेगी? छाया। तो आप यहाँ पर छाया लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तैलीय पदार्थ बदबूदार इसके कारण होता है। अभी एक बार ये क्वेश्चन मिल चुका, मैंने वहाँ बताया था, वहाँ खाद्य पदार्थ था, यहाँ तैलीय है। चाहे खाद्य पदार्थ हो, एडिबल आइटम, चाहे तैलीय हो, ऑयल हो, इसमें बदबू तभी आती है जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। आप यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। फैटी फूड बिकम्स रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। याद रखना, कितने? 4। उनका नाम मैं बता देता हूँ। उनका नाम है S है, P है, D है और F है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक SVDF होते हैं। तो आपको SVDF नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ केवल 4 लिखना है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे के अयस्क को क्या कहते हैं? ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड
आयरन की ओर क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट याद रखना। जैसे आपने पढ़ा था एल्युमिनियम का बॉक्साइट था, तो लोहे का है हेमेटाइट है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक आवरण सारणी डैश के आधार पे बनाई गई है। अब आधुनिक आवरण सारणी जो है किस आधार बनी है इसको देख। अब इसमें देखिए, जितनी पहले सारणी थी, चाहे डोबरानर की थी, न्यूलैंड की थी, मेंडलीव की थी, उन सब वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के ऊपर बनाई थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हेनरी मोसले ने बनाई थी, उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में लिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। लघु परिपथन के दौरान विद्युत धारा का परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता, अब कम हो जाता है, बढ़ जाता है कि समान रहता है? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी लघु परिपथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बात और बता दूं, जो उसमें प्रतिरोध हैं उनका मान नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक का मान प्रकाश के किस पर? प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अपवर्तनांक का मान प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्या है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री, यहाँ पर दिया गया डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। या यूँ कहिए, वो कौन सा तापमान है जिस पर पानी का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, सर्वाधिक होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में हमें आ गए हैं, हमें बताना है सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है इसमें। या देखें क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 ए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। अब भाई देखो, उल्टी बात है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक में करता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, इसलिए यह है फॉल्स, असत्य। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टेड द मैकेनिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। समुद्र के पानी का स्तर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन। नहीं, यहाँ क्या होता है? जो समुद्र के पानी का जलस्तर होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वह चंद्रमा के कारण होता है। यहाँ सूर्य दिया हुआ है, इसलिए ये भी फॉल्स है। यहाँ पर होना चाहिए चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, बनाया गया है। ये तो आप अभी पढ़ के आ रहे हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हेनरी मोसले ने बनाई है, उसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर डी, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अभी तो उल्टा हो गया भाई ना। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसे कहते हैं संयोग अभिक्रिया। और इसमें आपको दिया गया अपघटन अभिक्रिया, इसलिए फॉल्स होगा ना। राइट क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थों के मिलने से एक उत्पाद बनने की क्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा? ये फॉल्स है। When 2 or more reactants react to form single product, it is called decomposition
फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखें। अधातु को विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं। हाँ बराबर है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व बाएं तरफ हैं वो धनात्मक होते हैं और धातु होते हैं, और दाहिने तरफ जाएंगे तो वहाँ अधातुएं मिलेंगी और उनकी संयोजकताएं क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। ये बात सच है। अधातु को विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, सत्य। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। बर्फ पिघलने तक पदार्थ का तापमान 0 पर स्थिर रहता है। अब यह समझ लीजिए, आपके पास एक बर्फ का बड़ा गोला है, टुकड़ा है, आप उसमें ऊष्मा दीजिए तो बर्फ पिघलने लगेगा, और जब तक बर्फ पूरी तरह नहीं पिघल जाएगा, भले ही ऊष्मा आप दे रहे हैं, बर्फ का टेम्परेचर स्थिर रहता है। कितने पर? 0 पर। यहाँ पर आप लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस 28वें में। ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट टिल ऑल वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम। माने पानी के वाष्प में पूरी तरह बदल जाने तक उस पानी का तापमान 100 ही रहता है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30। किसी निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते समय डैश ऊर्जा का अवशोषण होता है। माने किस ऊर्जा का अवशोषण होता है? द डैश एनर्जी इज कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब्ड एट द कंस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो डैश में आप क्या रहेंगे यहाँ पर? हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है यहाँ पे? डैश को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। डैश इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नाम याद रखना, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। डैश ने अंतरिक्ष में 192 दिन रहने का कीर्तिमान बनाया था। माने वो कौन था एस्ट्रोनॉमर जो कि अंतरिक्ष में 192 डेज रह के कीर्तिमान बनाया? वो थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स क्रिएटेड ए रिकॉर्ड बाय स्टेइंग इन स्पेस फॉर 192 डेज। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 192 दिन रहने का कीर्तिमान बनाया था। ठीक है, ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1, और पार्ट 2 भी आपको शीघ्र मिलेगा। इतना आप तैयार करें। ये 2 पार्ट, अब आप जस्ट सोचिए, आपको आधे घंटे से कम टाइम लगेगा। अगर आधे घंटे 2 बार कर लेते हैं, श्योर एंड सर्टेन 100% यू विल गेट फुल मार्क्स इन द SSC बोर्ड एग्जामिनेशन। आप पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जो कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, रैंक में आने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।